Let's improve English. Hey everyone, welcome to Let's Improve English. Friends, कुछ डेली यूज सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं आपको इस वीडियो से बताने वाला हूँ. इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपकी इंग्लिश डेफिनेटली इंप्रूव होगी. जैसे हमें कहना है, लगता तो ऐसा ही है कि वो एक आज्ञाकारी बेटा है. लगता तो ऐसा ही है. या अगर हम कहें, सुना तो ऐसा ही है कि वो एक आज्ञाकारी बेटा है. Apparently he is an obedient son. Apparently he is an obedient son. Apparently का मीनिंग क्या होता है? एक्चुअली में आपने कमेंट करके पूछा. Apparently का मीनिंग होता है आपने कुछ सुना है या आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज सच है, ऑल्दो आप उस बारे में श्योर नहीं है, आपके पास श्योरिटी नहीं है, पक्का नहीं पता, लेकिन लगता तो ऐसा ही है, सुना तो ऐसा ही है. Apparently he is an obedient son. जैसे वो कल मेरे घर आएगा, लगता तो ऐसा ही है कि वो मेरे घर आएगा कल. He is going to visit me tomorrow. Apparently. तो इस तरह से apparently को आप सेंटेंस के एंड पर भी लगा सकते हैं. He is gonna visit me tomorrow. Apparently. So apparently का मतलब सुना तो ऐसा ही है, लगता तो ऐसा ही है, मतलब कि मैं बता रहा हूं जो लगता है, जो मुझे दिखाई दे रहा है ऊपर ऊपर से, पक्का उसका नहीं पता है मुझे. I thought she had eaten food, but apparently she hasn't. मुझे तो लगा था उसने खाना खा लिया है, लेकिन लगता तो ऐसा है कि उसने नहीं खाया है. But apparently she hasn't. Apparently. आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि apparently का मीनिंग क्या होता है. फ्रेंड्स, इससे ना मुझे बहुत एक अच्छी सी फनी सी चीज़ याद आती है. एक्चुअली में मैं मिस्टर बीन देखा करता था. मैं बड़ा ही फैन रहा हूँ मिस्टर बीन सीरियल का. उसमें ना एक मिस्टर बीन की स्पीच होती है, मिस्टर बीन की एक मूवी होती है. उसमें वो बोलता है, माई नेम इज़ मिस्टर बीन अपेरेंटली. आप अगर चाहें तो ना यूट्यूब पर सर्च करके देखना मिस्टर बीन स्पीच. देखना उस स्पीच में शुरू होते ही वो बोलेगा, आई एम मिस्टर बीन अपेरेंटली, इस टाइप से. बड़ा फनी लगता है वो. यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा हो रहा है. कई बार ऐसा होता है ना कि हमें तो विश्वास ही नहीं होता कि यार सच में ऐसा हो रहा है. आई कांट बिलीव दिस इज हैपनिंग. आई कांट बिलीव दिस इज हैपनिंग. विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ऐसा हो रहा है. तो दोस्तों, यहीं पर हमें देखना है. अब हमें ये नहीं देखना कि कुछ हो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया उसके अंदर. एक्चुअली में कहने का मतलब ये है कि मुझसे हो नहीं पा रहा है कुछ, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ. तो उसके लिए एबिलिटी की बात हो रही है कि मैं एबल नहीं हो पा रहा हूँ कि मैं विश्वास कर सकूँ. विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ मैं. आई कांट बिलीव. देख के चलो. जैसे आप चल रहे हैं, चलते चलते किसी का धक्का लगा, किसी ने आपको धक्का दिया, तो आप कह सकते हैं ना, अरे देख के चलो ना यार. कहेंगे वॉच वेयर यू आर गोइंग. वॉच वेयर यू आर गोइंग यानी जहां पे चल रहे हो, चलते चलते देखो तो. दिस इज अ वेरी कॉमन सेंटेंस. तुमने मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए. यू रून्ड ऑल माई क्लोथ्स. यू रून्ड ऑल माई क्लोथ्स. प्रीटी सिंपल. उसके लिए मैंने कुछ पैसे बचा रखे हैं. जैसे कोई चीज है, कोई फंक्शन होने वाला है या कुछ भी है, उसके लिए मैंने थोड़े पैसे निकाल के रख रखे हैं, बचा रखे हैं. इसके लिए कह सकते हैं, आई हैव पुट असाइड सम मनी फॉर दैट. आई हैव पुट असाइड. पुट असाइड यानी मैंने बचा रखे हैं, निकाल के रखे हैं कुछ पैसे उसके लिए. आप इसका यूज टाइम के लिए भी कर सकते हैं. यू शुड पुट असाइड सम टाइम फॉर योर डॉटर. अपनी डॉटर के लिए आपको थोड़ा सा टाइम बचा के रखना चाहिए. पुट असाइड की जगह पे उस सेंस में आप सेट असाइड भी बोल सकते हैं. आई एम नॉट एबल टू सेट असाइड एनी टाइम फॉर माई फैमिली. आई मीन ही इज नॉट एबल टू सेट असाइड एनी टाइम फॉर हिज फैमिली. सो सेट असाइड यानी कि टाइम बचा के रखना. पुट असाइड सम मनी यानी थोड़े पैसे बचा के रखना. नफरत नफरत को नहीं मिटा सकती. इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? हेट कैनॉट ड्राइव आउट हेट. हेट कैनॉट ड्राइव आउट हेट. ड्राइव आउट का मीनिंग होता है किसी को भगा देना, हटा देना. यहाँ पर ना ये सही सूट हो रहा है. यहाँ पर हम इरेज बोलेंगे तो थोड़ा अजीब लगेगा. हेट कैनॉट इरेज हालांकि बोल भी सकते हैं, मगर ये भी कह सकते हैं हेट कैनॉट ड्राइव आउट हेट. जैसे सिर्फ प्यार ही नफरत को मिटा सकता है. Only love can drive out hate. Only love can drive out hate. अंधेरा अंधेरे को नहीं मिटा सकता. Darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. रोशनी अंधेरे को मिटा सकती है. एक मस्त सा प्रोग्राम है ना, अंधेरा कायम रहेगा हमेशा. तो अंधेरे को रोशनी ही मिटा सकती है, अंधेरा नहीं. Darkness cannot drive out darkness. उससे छुटकारा पाने का बस एक ही रास्ता है. There is only one way to get rid of him. To get rid of some person or something. That means उससे दूर चले जाना, उससे छुटकारा पा लेना. There is only one way to get rid of him.
पता नहीं उसे छुटकारा कब मिलेगा। I don't know when I will get rid of him। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले भी काफ़ी बार बताया है कि जब सेंटेंस के बीच में ऐसे वर्ड्स हम देखें when, why, where, how, ज़्यादातर ये कंजंक्शंस की तरह यहाँ पे काम करते हैं और इसलिए इसके बाद में सब्जेक्ट फिर वर्ब लगाना है। when will I नहीं बोलना, when I will बोलना है। जबकि जब सवाल करना होगा, जैसे तुम कब आओगे, when will you come, तो वहाँ पर तो will आएगा पहले। लेकिन अगर when का यूज़ एज अ कंजंक्शन होगा, जैसे मुझे पता है कि वो कब आएगा, I know when he will come, तो यहाँ पे when के बाद पहले he और फिर will आ रहा है। I know when he will come, मुझे पता है कि वो कब आएगा। मैं थका हारा घर आता हूँ और कोई मुझे एक गिलास पानी भी नहीं पकड़ाता। इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? I come home exhausted and nobody even hands me a glass of water। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आप देखिए कि हैंड का मतलब एज अ वर्ब कुछ चीज़ पकड़ाना भी होता है, देना भी होता है, यानी गिव की सेंस में। सो नोबडी इवन हैंड्स मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी पानी का गिलास कोई पकड़ाता भी नहीं है। आई कम होम एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मतलब टायर्ड होता है, एक्सट्रीमली टायर्ड। आई कम होम एग्जॉस्टेड, मैं थका हारा घर आता हूँ। तुम्हें पालने के लिए मुझे बहुत चीज़ों का बलिदान देना पड़ा। आई हैड टू सेक्रीफाइस अ लॉट ऑफ थिंग्स टू रेज यू, तुम्हें रेज करने के लिए यानी पालने के लिए मुझे बहुत सी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ा। सेक्रीफाइस के साथ हम मेक वर्ब का भी यूज़ करते हैं, कह सकते हैं आई हैड टू मेक अ लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस टू रेज यू, यानी बहुत सारे सेक्रीफाइसेस मुझे करने पड़े। अब हिंदी में बेशक हम कहेंगे कि बलिदान करने पड़े या बलिदान देने भी पड़े, लेकिन इंग्लिश में कोलोकेशंस में अगर हम देखें, कॉम्बिनेशंस देखें, तो सेक्रीफाइस के साथ जनरली हम मेक वर्ब का यूज़ करते हैं। वो स्कूल ना जाने के अनगिनत बहाने बनाता रहता है। He keeps making countless excuses for not going to school। He keeps making countless का मीनिंग है अनगिनत, excuses for not going to school। तुम्ही ने उसे ताशवाज खेलने में लगाया है। हम कहते हैं ना, तुम्ही ने उसे इस चीज में घुसाया है, तुम्ही ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया है, तुम्ही ने उसको ना ये सब सिखाया है। You have pulled him into playing cards। You have pulled him into playing cards। So to pull somebody into doing something का मतलब होता है किसी को किसी चीज़ में घुसा देना, किसी चीज़ को करने में लगा देना किसी को। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई है और आपके लिए हेल्पफुल भी रही है। इसी तरह से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय। Thanks for watching this video.